नमस्कार छात्रों, मैं मनीष कुमार, आपके अर्थशास्त्र का शिक्षक। आज गया गाइडेंस प्रोग्राम के तहत पहली बार 12वीं कक्षा के लिए अर्थशास्त्र विषय लेकर आया हूँ। जैसा कि 12वीं कक्षा के लिए हमारी टीम ने एक अभियान शुरू किया है जो क्रैश कोर्स का नाम दिया गया है, अर्थात कम समय में आपके मुख्य बिंदुओं को आपके दिमाग तक पहुँचाने का हमारा प्रयास इसके तहत होगा। इसके तहत हम आज पहली कक्षा की शुरुआत कर रहे हैं और चूंकि आप जानते हैं, अगर आप अर्थशास्त्र के विद्यार्थी हैं तो आप जानते हैं कि आपका जो अर्थशास्त्र है वो 2 भागों में पढ़ना है 12वीं कक्षा में। जो वो 2 भाग हैं उसमें एक भाग है आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा भाग है समष्टि अर्थशास्त्र। अब हम यहाँ पर एक चीज स्पष्ट तौर पर कह देना चाहते हैं कि ये 12वीं का अर्थशास्त्र 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए तो फायदेमंद हैं ही, चाहे वो आर्ट्स के रहें या कॉमर्स के रहें, और उतने ही फायदेमंद प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए भी, क्योंकि अर्थशास्त्र से जो प्रश्न आते हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में वो 2 तरह के होते हैं। एक प्रश्न अप्लाइड सेक्शन से आते हैं और दूसरा थियोरी सेक्शन से आते हैं। अप्लाइड सेक्शन को तो आप याद कर लेते हैं विभिन्न पत्रिकाओं से या नोट्स से। जैसे अप्लाइड सेक्शन में मान लेते हैं आता है भारत का जनसंख्या का ढांचा या आयात निर्यात या बजट के बारे में पूछता है, तो इसमें आपको कोई तार्किक चीज़ वैसा नहीं है जो समझने वाली है, याद करने वाली चीज़ें ज़्यादा होती है। समस्या जो है कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट को अर्थशास्त्र में वहाँ आती है जहाँ उनसे सैद्धांतिक प्रश्न किए जाते हैं। जब उनसे ये प्रश्न किए जाते हैं कि हाँ एकाधिकार किसको कहते हैं, एकाधिकार में जो है मूल्य निर्धारण किस प्रकार होता है, तो वो उस समय वहाँ पर वो समझ नहीं पाते हैं। अतः तमाम प्रतियोगी परीक्षार्थियों से भी अनुरोध है कि वो भी ये 12वीं के क्रैश कोर्स को निश्चित तौर पे देखें। हमारी उम्मीद है कि उनको भी लाभ मिलेगा। सबसे पहले मैं आता हूं, चूंकि ये पार्ट है व्यष्टि अर्थशास्त्र का, पहला पार्ट हम पढ़ा रहे हैं, तो जाहिर है कि ये शब्द द्वंद्व है। द्वंद्व का मतलब जब भी है तो साथ साथ चलेगा, व्यष्टि समष्टि साथ ही चलेगा। तो अकेले व्यष्टि के बारे में बताना यहां पर जब द्वंद्व है तो एक तरह से आधा अधूरा होगा। हम व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र का पूर्ण परिचय देंगे, लेकिन पहले हल्की शुरुआत कर लेते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में अभी इतना ही समझिए कि इसमें इकाइयों का अध्ययन होता है, जैसे प्रति व्यक्ति आय का, एक व्यक्ति की आय का, एक वस्तु के मूल्य का। और समष्टि अर्थशास्त्र में समग्र का अध्ययन होता है, राष्ट्रीय आय का, यह जो है औसत मूल्य का, यानी मूल्य स्तर का। इस तरह की बातों का हम अध्ययन करते हैं। अब चूंकि इसमें कई ऐसी चीज आते हैं जो समझाने के क्रम में कई ऐसी चीज आते हैं जिसका बिना उदाहरण दिए आप व्यष्टि या समष्टि अर्थशास्त्र को नहीं समझ सकते हैं। तो हम व्यष्टि अर्थशास्त्र को 2 चैप्टर के बाद बताएंगे कि यह है क्या। पहले हम ये देख लें कि जो है पहला चैप्टर में हम परिचय को देख लें कि हाँ अर्थशास्त्र में व्यष्टि अर्थशास्त्र में कौन कौन से महत्वपूर्ण पद से शुरुआत की जाती है, और दूसरे चैप्टर में फिर हम आएंगे उत्पादन संभावना वक्र पर। तो चलें हम पहले चैप्टर की शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से। और इसमें सबसे पहले यद्यपि कि जितने भी किताब मैंने आपको इंटरमीडिएट संबंधित अर्थशास्त्र के देखे उसमें पहला चैप्टर में ये कहीं भी नहीं है, लेकिन इसके बिना भी पूरा अर्थशास्त्र कहीं नहीं है। जब तक हम रेखाओं और वक्रों को नहीं समझ पाएंगे तब तक हम अर्थशास्त्र के 12वीं कक्षा को कुछ भी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि पूरा कंसेप्ट इसी पर आधारित है। तो सबसे पहले आपको रेखा और वक्र के बारे में हम थोड़ा यहां परिचय दे दें, ताकि आगे के कोई भी थ्योरी आपको समझने में कठिनाई नहीं हो। जैसा कि यहां पर हमने दिखाया है ऊपर, एक नंबर 1 में आपका रेखा है और नंबर 2 में वक्र है। ये ध्यान दीजिए, बचपन से पढ़ते आए हैं, रेखा सीधी होती है, वक्र टेढ़े मेढ़े होते हैं। लेकिन अब जो है इस तरह की परिभाषा से यहां काम चलने वाली नहीं है। यहां पर आप ध्यान दीजिए कि रेखा और वक्र में अंतर मूलतः क्या है, इस बात को देखना जरूरी है।
जब हम अर्थशास्त्र में आते हैं तो रेखा और वक्र को हम टेंजेंट के सहारे स्थापित करते हैं, इनके ढाल को मापते हैं। और जब ढालों को मापते हैं तो हम पाते क्या है कि एक रेखा के प्रत्येक बिंदु पर दर समान होता है और एक वक्र के प्रत्येक बिंदु पर दर भिन्न भिन्न होता है। यहां पर आप देख सकते हैं कि इस रेखा में बिंदु ए, बिंदु बी और बिंदु सी 3 बिंदु हैं। अब यहां पर हम दर कैसे मापेंगे, ये बात को ध्यान दीजिए। तो दर मापने का इसमें जो तरीका है वो टेंजेंट के आधार पर है, यानी हम लंब और आधार के अनुपात के आधार पर मापेंगे। जैसे मान लेते हैं कि जब हम ए से बी पॉइंट पर आते हैं तो आप ये ध्यान दीजिए कि y में और x में क्या परिवर्तन होता है। तो जब ही हम a बिंदु पर हैं तो आप ये देखिए कि a बिंदु पर y यहां है और x यहां है। जब हम b पर आते हैं तो देखिए y यहां से घट के यहां आ जा रहा है, ये y, और x यहां आ जा रहा है। यानी हम ये देख रहे हैं कि y में परिवर्तन हो रहा है, y में परिवर्तन हो रहा है और x में भी परिवर्तन हो रहा है। तो y और x में जो परिवर्तन हो रहा है उन परिवर्तनों का अनुपात क्या है, रेखा इस चीज को मापती है। तो यहां हम देखते हैं कि y और x में जो परिवर्तन है तो ये एक समकोण बनाता है और इस समकोण में एक परपेंडिकुलर बनता है और एक बेस बनता है। अर्थात हम यही कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर बाय बेस ही रेट हो जाएगा। हम इस अवस्था में कह सकते हैं कि यदि x में इतना परिवर्तन होता है तो y में इतना परिवर्तन होता है। इसलिए यदि x में एक परिवर्तन होता है तो y में, या हम इसको ये मान के चलें कि यदि x में b परिवर्तन होता है तो y में p परिवर्तन होता है, तो दर हमारा आ जाएगा p/b। अब यहां पर देखिए जब हम b से c की ओर जाते हैं तो फिर इस ट्रायंगल के बराबर परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है। तो फिर हम इसका परपेंडिकुलर y बेस लेते हैं तो ये p1/b1 है। अब इन दोनों जो है त्रिभुजों को, समकोण त्रिभुजों को देखिए, जितना परपेंडिकुलर इनका है उतना ही परपेंडिकुलर इतना है, जितना बेस इनका है उतना ही बेस इनका है। ये ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ये तब होगा जब यहां दोनों पर 45 डिग्री का कोण बनेगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है कि इसमें अंतर जरूर आ सकते हैं, लंबाई में और चौड़ाई में अंतर जरूर आ सकते हैं, लेकिन जिस अनुपात में लंबाई इनका बढ़े और घटेगा उसी अनुपात में चौड़ाई भी बढ़े और घटेगा। तो इस प्रकार हम यही कह सकते हैं कि p/b का मान जितना होगा उतना ही p1/b1 का भी मान होगा। यानी प्रत्येक बिंदु पर चाहे हम a पर दर को लें, b पर लें, c पर लें, सब पर दर बराबर है, इसलिए हमने यहां लिख दिया है p/b बराबर p1/b1। हम अगर एक नहीं समझ में आया तो फिर एक बार इसको तो देखने की कोशिश करते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहां पर हम दरों को मापते हैं, तो दर को हम किस आधार पर मापते हैं, तो टेंजेंट के आधार पर मापते हैं। यानी p/b के सूत्र से लेते हैं, परपेंडिकुलर बाय बेस के सूत्र से लेते हैं। अब ये देखिए यहां पर कि जो है a से b की ओर हम जब जाते हैं तो p/b और फिर इनका जो है p/b, इन दोनों p/b के आकार में जो है p/b पर आधारित समकोण के आकार में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन p और b के अनुपातों में परिवर्तन नहीं हो सकता है, वो अनुपात एक ही रहेंगे। इसको आप ये अब यहां से निकालिए, a से c तक का जो समकोण है उसको भी देख लीजिए। आप देखिए यहां पर इसमें साफ स्पष्ट हो रहा है कि यदि a से c तक ये हम बड़ा समकोण बनाते हैं तो ये देखिए अगर b दूना बढ़ा है, यदि जो है y दूना बढ़ा, y पहले यहां से यहां था अब यहां आया तो x भी दूना बढ़ गया है। तो अगर इनका हम अनुपात मान लेते हैं कि p2/b2 लेते हैं तो वह निश्चित तौर पर p/b और p1/b1 के बराबर होगा, यानी सबका ढाल एक ही रह जाता है। अब हम इस वक्र में देखें, वक्र के विभिन्न बिंदुओं पर ढाल में अंतर होता है। अब आप इसको कैसे देख सकते हैं, वक्र के 3 बिंदु हमने लिया है a, b एंड c। ये ध्यान दीजिए, यहां पर तीनों से स्पर्श रेखा खींचिए। अब इस स्पर्श रेखा से आप समकोण बनाइए, देखिएगा तीनों समकोण में लंब/आधार में अंतर आ जाएगा, यानी p/b के मान में अंतर आ जाएगा। तो हमने साफ लिख दिया है p/b, a पर यदि p/b बनता है, b पर p1/b1 बनता है, c पर p2/b2 बनता है, तो p/b बराबर नॉट p1/b1 बराबर नॉट p2/b2, यानी वक्र पर जो है
अनुपात स्थिर नहीं रहता है, एक ही अनुपात नहीं रहता है, वक्र के प्रत्येक बिंदु पर अनुपात भिन्न भिन्न रहता है। अब एक चीज यहां और गौर करने वाली बात है कि ये इसका स्लोप क्या है, तो इसका स्लोप ऋणात्मक है, ढाल यहां ऋणात्मक है। ऋणात्मक क्यों है? अब ए से बी की ओर आते हैं तो ये देखिए, ए से बी की ओर आते हैं तो एक्स तो यहां से बढ़ के यहां आता है, लेकिन वाई यहां से घट के यहां चला आता है, यानी एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है। कहने का मतलब P यदि घट रहा है तो B बढ़ रहा है, तो परिवर्तन में क्या लिखिएगा? P को माइनस में ही दिखाइएगा ना, जितना घटा उतना, कि डेल्टा P बराबर -2 या -3 कुछ भी, और B बराबर, तो चूंकि ये बढ़ जाता है तो इसमें परिवर्तन प्लस में होगा, तो माइनस, अगर डेल्टा B में परिवर्तन +2 में होता है तो हम लिखेंगे -2/+2, तो रिजल्ट मेरा क्या आएगा? -/+ बराबर माइनस। या अगर हम मान लेते हैं कि B से A की ओर चलते हैं, तो B से A की ओर चलने में आप ये देखिए, बाई यहां से यहां बढ़ जाता है, पहले बाई यहीं तक था, अब बाई यहां से यहां बढ़ जाता है, ये बाई यहां तक था, अब ये बढ़ जाता है, लेकिन जब A पर जाते हैं तो X सिमट के यहां से यहां आ जाता है, तब हम क्या लिखेंगे? P/B बराबर, तो P में पॉजिटिव परिवर्तन हो रहा है बट B में निगेटिव परिवर्तन हो रहा है, तब क्या होगा? +/-, उसका भी रिजल्ट माइनस, या +/- हो या -/+ हो, दोनों में रिजल्ट हमारा भिन्नात्मक मान कितना, भिन्नात्मक मान क्या होगा? माइनस ही आएगा। अतः इस ढाल को ऋणात्मक ढाल कहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि वह रेखा जो दाएं से नीचे बाएं की ओर गिरती हुई होती है ऋणात्मक ढाल वाली होती है, और चूंकि ये जो वक्र है ये भी बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरती हुई है, अतः इसका प्रत्येक बिंदु पर जो स्लोप होगा उस स्लोप के P/B में तो सब में जरूर अंतर होगा, लेकिन प्रत्येक P/B देखिए ऋणात्मक ढाल ही बनाता है, अतः ऐसे ढाल वाले वक्र भी ऋणात्मक ही होंगे। अब हम इसी तरह हम देख सकते हैं, यह है आपका पॉजिटिव ढाल, उसमें आपने वक्र में देखा था ऋणात्मक ढाल, इसमें पॉजिटिव ढाल देखिए। पॉजिटिव ढाल नीचे, ऋणात्मक ढाल का क्या देखे थे? ऊपर बाएं से नीचे दाएं की ओर, लेकिन ये नीचे दाएं से ऊपर बाएं की ओर। कहने का मतलब है, एक चीज और आप यहां पर देख सकते हैं कि यदि ऋणात्मक और धनात्मक दोनों रेखाओं को मिला दें तो V से बन जाएगा, क्योंकि एक बाएं से दाएं नीचे गिरती है तो दूसरा बाएं से दाएं ऊपर उठती है, यह धनात्मक है। इसको धनात्मक हम कैसे मान सकते हैं, यह ध्यान दीजिए। धनात्मक किस कारण? कि इसमें x चर बढ़ता है तो y चर भी बढ़ जाता है। x चर बढ़ रहा है, देखिए x चर C बिंदु पर आप देखिए, x यहां है तो y यहां है। अब B बिंदु पर हम देखते हैं x यहां से बढ़ के यहां आया तो y भी यहां से बढ़ के यहां आया, यानी बढ़ रहा है, तो परिवर्तन यहां पर आप क्या दिखाइएगा? परिवर्तन बराबर डेल्टा P/डेल्टा B, तो डेल्टा P भी पॉजिटिव, डेल्टा B भी पॉजिटिव, इस चलते रिजल्ट भी पॉजिटिव आएगा। अगर घटेगा तो दोनों घटेगा, जैसे हम A से B की ओर आते हैं, A बिंदु पर y यहां था, x यहां है, B पर आते हैं तो x घट के यहां आया और y भी घट के यहां आ गया, तो दोनों तरफ परिवर्तन निगेटिव, यानी डेल्टा परिवर्तन बराबर -/-, तो उसका भी रिजल्ट माइनस। तो इस तरह के जो है रेखाएं ऋणात्मक ढाल वाली होती है। अब इस ऋणात्मक ढाल की रेखा पर आधारित आप वक्र को देखिए यहां पर, लेकिन ये वक्र है तो वक्र है तो क्या होगा? अनुपातों में विभिन्न जगह पर परिवर्तन होगा, क्योंकि इनके स्लोप भिन्न भिन्न होंगे, इनके स्पर्श रेखाएं भिन्न भिन्न ढाल वाली होगी। तो यहां पर निश्चित है कि P/B इज नॉट इक्वल टू P1/B1 इज नॉट इक्वल टू P2/B2, लेकिन ये सब जो है धनात्मक ढाल वाली ही होगी। क्यों? क्योंकि सब आप देखिए इस शेप से ही मिल रहे हैं, यानी जब बढ़ेगा तो दोनों और x और y चर दोनों बढ़ते हुए दिखाएगा, और घटेगा तो x और y चर दोनों घटते हुए दिखाएगा। अब हम ध्यान दें, इसको हम थोड़ा सा बोर्ड पर देख लें और ये समझा जाए इसको। सबसे पहले इस रेखा को देखा जाए, मान लेते हैं ये यहां y ले लेते हैं, वो x। अब इसको देखिए, ये बिंदु को हम लेते हैं, इस बिंदु पर आप ये ध्यान दीजिए, और आप इस बिंदु पे ध्यान दें,
और फिर लगे इतनी ही दूरी पे काटिए, इस बिंदु पर ध्यान दीजिए। ये यहां पर हम मान लेते हैं कि ये है, बी है, सी है। इन तीनों बिंदुओं पर मान लेते हैं कि यहां पर ये 10 है और यहां पे ये 6 आता है और ये 2 आता है। ये 1 2 3 है। यहां पर हम मान लेते हैं ये 14 है। तो ए बिंदु पर देखिए, अगर यहां पर ए पर हम इस त्रिभुज के आधार पर हम टेंजेंट निकालना चाहें तो यहां से यहां तक 1 आएगा, ये तो ये हो जाएगा 4/1, क्योंकि यहां पर डेल्टा पी और डेल्टा बी परिवर्तन की दर, परिवर्तन जो होता है उसके दर भिन्न को ही हम दर कह सकते हैं। ठीक है, तो ये यहां पर क्या होगा 4/1। अगर हम इस पर आते हैं, इस जगह पे आते हैं, तो इस पर भी ध्यान दीजिए, 10 में से 6 निकला, ये कमा। बी पॉइंट पर क्या हो रहा है, बी पॉइंट पर ए बिंदु पर y था 10 और x था 1। जब बी पर आते हैं तो y घट के 10 से 6 हो जाता है, यानी y में परिवर्तन है, डेल्टा p बराबर आ जाता है 4 और डेल्टा b बराबर यानी OX एक्सिस में परिवर्तन कितना का होता है, 1 का। तो ये भी अनुपात 4/1 ही रह जाता है। अब इसको आप इस तरह से देखिए, ध्यान दीजिए कि कैसे ये अनुपात इक्वल होता है। ये तो हम मान लिए कि हाँ इतना ये 4 का अंतर है। अब इसको आप यहां से यहां तक लीजिए, ए से सी तक लीजिए। ये ध्यान दीजिए हमने क्या किया, हम यहां पर मान लेते हैं कि ए बिंदु से सी बिंदु तक, हम बी को इग्नोर करते हैं। अब ऐसी अवस्था में ये ध्यान दीजिए कि ए से सी तक कितना का अंतर आया, तो 8 का। तो जब ये 8 का अंतर आया यानी ये दूना भाग गया, तो यहां देखिए x भी दूना भाग गया, यानी जहां ये 1 से 2 था अब ये कहां गया 1 से 3। तो इसमें परिवर्तन कितना आ रहा है, डेल्टा बी बराबर कितना हो गया 2 और डेल्टा पी बराबर कितना आ रहा है 8। तो फिर अनुपात कट के कितना आ जा रहा है 4/1। अब किसी भी तरह ले, एक रेखा पर अनुपात हमेशा बराबर होगी। अब अगर आप पूरे शेप को ले तो उस पर भी वही अनुपात होगी। क्यों होगी, क्योंकि आप 10th के थ्योरम में ध्यान दीजिए कि एक समकोण रेखा के कर्ण पर बने जितने भी समकोण त्रिभुज होते हैं वो सब आपस में समरूप होते हैं। और समरूप त्रिभुजों की पहली जो है शर्त यही है कि समरूप त्रिभुज का जो है, समरूप त्रिभुज में कोण और भुजाओं का अनुपात समान होता है। तो वैसी अवस्था में जब त्रिभुज आपस में समरूप है तो उनकी भुजाओं का अनुपात भी समान होगा, चाहे वो छोटा त्रिभुज हो या बड़ा। अब मान लेते हैं हम यहां से ही काट देते हैं, ये ध्यान दीजिए, एक बीच का बिंदु लेते हैं, ये काट देते हैं आधे पर से। तो जब हम यहां आधे पर से काटे तो ये देखिए ये लंब भी आधा हो गया इनका, तो लंब आधा हो गया। तो ये अगर 2 का 4 का अंतर था तो यहां अंतर रह जाएगा 2 का। तो ये देखिए आधार भी आधा हो गया। तो ये आधार था 1 का, तो हो जाएगा 1/2। अब भिन्न आपका क्या आ गया 2/1/2, यानी 2 × 2/1 यानी 4/1। अब यहां पर ये ध्यान दीजिए कि ये ऋणात्मक कैसे है। तो ऋणात्मक में आपने देख रहा है कि आप देखेंगे कि इनको हम ऋणात्मक कैसे माने, ये ध्यान दीजिए। आप ए से बी की ओर आइए, यहां पर मान लीजिए 10, यहां पर 6 और ये मान लीजिए 1 और 2। ठीक है, तो ये अगर हम ए पर हैं और ए से बी की ओर आते हैं तो डेल्टा पी बराबर यहां ध्यान दीजिए कितना आ रहा है 10 - 6 बराबर 4। ठीक है, तो परिवर्तन क्या हुआ, डेल्टा पी का मान कितना होगा एक्चुअली, तो -4। और बी को हम कितना रखेंगे, डेल्टा बी को, तो ये 2 - 1, तो ये क्या आ जा रहा है +1। अब यहां पर ये 10 से घट के 6 आ जा रहा है, तो 10 से घट के 6 आ रहा है तो इसमें कमी आई ना। तो ये 10 में से 6 हम घटा रहे हैं, एक तरह से ये क्या होगी 6 - 10 यानी -4। तो ये डेल्टा परिवर्तन हो जाएगा -4। अब यहां पर ये P/B का समीकरण जो होगा वो होगा -4, P/B का जो भिन्न होगा वो -4/1, यानी रिजल्ट इसका आ जाएगा माइनस में, निगेटिव में। अब तो इसको हम ऋणात्मक कहते हैं। अब इसी आधार पर हम वक्र को भी ले सकते हैं। अब रेखा के प्रत्येक बिंदु पर जो है दर हमेशा, रेट हमेशा एक ही होता है, लेकिन वक्र में हम देखेंगे क्या अंतर पड़ता है। वक्र के प्रत्येक बिंदु पर यह दर भिन्न भिन्न हो जाता है। जैसे आप यहां लीजिए और यहां 2 ही ले, तो मान लेते हैं कि यहां से अगर हम स्पर्श रेखा खींचते हैं
तो स्पर्श रेखा पर अगर हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं, चाहे आप जितना बड़ा खींच लीजिए या छोटा खींच लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इससे हम नीचे की ओर रेखा खींचते हैं लंबवत, और इससे लंबवत हम बाईं ओर रेखा खींचते हैं, तो ये यहां पर 90 डिग्री का एंगल बन गया। अब जब 90 डिग्री का एंगल बन गया तो ये P बटे B देखिए, सामान्य दृष्टिकोण में ही लग रहा है कि B की तुलना में P बहुत बड़ा है, तो B की तुलना में P बहुत बड़ा है, तो यहां पर जो है चूंकि P इज जो है ग्रेटर देन B, तो P इज ग्रेटर देन B इंटू 1 भी हम इसको लिख सकते हैं, तो P बटे B इज ग्रेटर देन 1, यानी यहां पर जो है P बटे B का वैल्यू 1 से ज्यादा आएगा, यानी भिन्न का मान 1 से ज्यादा आएगा। लेकिन जब हम इस बिंदु पर आते हैं तो ये देखिए स्पर्श रेखा खींचते हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे, ऊपर से लंबवत नीचे की ओर और इधर बाएं की ओर, यहां पर राइट एंगल बन गया। तो अब राइट एंगल बन गया तो यहां पर आप देखिए ठीक इसकी स्थिति उलट आ जा रही है। उलट क्या जा रही है कि जहां लंब दूना था या लंब बड़ा था, वहां पर अब आधार बड़ा हो गया। तो ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है, P इज लेस देन B, तो P इज लेस देन B इंटू 1, तो P बटा B इज लेस देन 1, यानी यहां पर P बटा B का वैल्यू 1 से कम होगा। तो आप दोनों जगह अगर मान लेते हैं कि यहां पर अगर 3 बटे 1 आता है तो यहां पर 1 बटे 3 हो सकता है। निश्चित तौर पे 3 बटे 1 1 से बड़ा और 1 बटे 3 छोटा है। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए कि यहां भी इनका जो मान होगा वो ऋणात्मक ही होगा। ऋणात्मक मान में ही ये यहां पर 1 से अधिक है और ये यहां पर 1 से कम है, क्योंकि जब हम इस स्लोप तो यही है, यहां पर इस पर स्पर्श रेखा का जो ढाल है वो तो यही है, और इस स्पर्श रेखा के ढाल में जब हम परिवर्तन को मापते हैं तो एक के घटने पर ही दूसरा बढ़ता है। तो एक जो घटा उसमें परिवर्तन तो माइनस में ना होगा, तो वैसी परिस्थिति में और जो बढ़ा है, हम मान लेते हैं यहां से हम देख रहे हैं कि ये बाई चर यहां से यहां आया, तो बाई में परिवर्तन मान लेते हैं कि 10 से 8 तो -2, तो ए बिंदु से बी बिंदु पर आते हैं तो बाई में परिवर्तन 10 से 8 यानी -2, और x में परिवर्तन 1 से 2 तो ये +1, तो -2 बटे +1। अब अगर हम उल्टा लेते हैं तो भी आप देखिए b से a की ओर जाते हैं तो b से a की ओर जाने में b घट जाता है, 2 से 1 पर चला जाता है, और बाई बढ़ जाता है, बाई 8 से बढ़ के 2, तब क्या हो जाता है हमारा 2 बटे -1। दोनों ही स्थिति में वैल्यू माइनस, यानी प्लस बटे माइनस और माइनस बटे प्लस, ये दो सिचुएशन इस तरह के स्लोप में आते हैं। अब हम देखें दूसरा जिसको हम पॉजिटिव ढाल कहते हैं, उसको देखें। ये इस तरह का होगा। इसमें देखिए हम मान लेते हैं ये लगभग 45 डिग्री पर लिए हुई है, मान लेते हैं। तो ये अगर 1 है तो यहां भी 1, और ये यहां पर अगर हम लेते हैं 3 तो ये भी 3 है। अब इसमें देखिए परिवर्तन, तो यहां से यहां एक समकोण ले लीजिए, ये 90 डिग्री एंगल बन गया। अब अगर ये ए बिंदु था और ये बी बिंदु था, तो ए से बी की ओर जब हम जाते हैं इस रेखा पर, इस बिंदु पर, तो परिवर्तन क्या होता है ये ध्यान दीजिए। तो परिवर्तन होता है पी में, जो परिवर्तन होता है यानी डेल्टा पी, वो देखिए क्या हुआ, ए पर आपका यहां था, लेकिन जब बी पर आते हैं तो पी यहां से यहां बढ़ जाता है, यानी ये देखिए परपेंडिकुलर बन गया इस समकोण का। तो कितना का परिवर्तन हुआ? परिवर्तन हुआ +2 का। और बी में कितना का परिवर्तन हुआ? तो बी यहां पर देखिए 1 पर था, लेकिन जब इस समकोण त्रिभुज से आते हैं यानी ए से बी की ओर जाते हैं तो बी में भी +2 का ही परिवर्तन आता है। यानी इसमें क्या दिखा रहा है कि ये बताता है सकारात्मक जो है धनात्मक ढाल वाली रेखा बताती है कि यदि एक चर बढ़ेंगे तो बाई चर भी बढ़ेंगे, और यदि एक चर घटेंगे तो बाई चर भी घटेंगे। घटने में हम देख लेते हैं, तो घटने में बी से ए की ओर लौट जाइए, बी से ए की ओर लौटिएगा तो ये क्या हुआ, बी पर जब थे तो ये देखिए बाई 3 था और x 3 था, जब ए पर आते हैं तो बाई 1 हो जाता है और x भी 1, यानी दोनों में परिवर्तन -2 बटे -2। कंडीशन क्या आता है, या तो प्लस बटे प्लस आता है या माइनस बटे माइनस। इन दोनों परिस्थितियों में हमारा रिजल्ट जो भिन्न का मान होगा यानी p बटे b का मान होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। अब इसी के आधार पर ये कर्व है, ये देखिए ये अक्सर है ये कर्व यूज किया जाता है सप्लाई कर्व के तौर पर।
और जो ये कर्व था, जो ऋणात्मक कर्व था, वो मांग कर्व के तर्ज पर यूज किया जाता है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन खैर इसमें आइए, तो इसमें भी हम दो बिंदुओं को ले लेते हैं, एक यहां ले लेते हैं और एक यहां ले लेते हैं। इसमें देखिए इस तरह का स्पर्श रेखा होगा और इसमें भी इस तरह का स्पर्श रेखा होगा। इसमें हम रेट को देखेंगे कि क्या होता है। ये दोनों धनात्मक ढाल वाले हैं। अगर आप एक ग्राफ पर इनका ये वाला पार्ट खाली लीजिएगा तो ये बता रहे हैं। ये देखिए, हम मान लेते हैं कि यहां x है और यहां y है, तो हम इस बिंदु पर आते हैं जहां x1 है। तो ये देखिए, x से बढ़ के x1 हुआ तो ये भी y से बढ़ के y1 हो गया। यानी तय बात है कि नीचे बाईं से ऊपर दाईं ओर जो जाती रहेगी वो धनात्मक होगी ही। तो यह दोनों धनात्मक है। अब सवाल है कि रेट का क्या है, क्या दोनों बिंदु पर एक ही रेट है? हमको यह तय करना है। यानी दो चीजें हम रेखा और वक्र में तय कर रहे हैं। रेखा में स्पष्ट बात यह हमारी आ रही है कि रेखा के प्रत्येक बिंदु पर रेट बराबर होता है और वक्र के प्रत्येक बिंदु पर रेट भिन्न भिन्न होता है। रेखा में एक बात और निकल के आई, रेखा और वक्र में, कि एक ऋणात्मक ढाल का होता है और एक धनात्मक ढाल का होता है। ऋणात्मक ढाल वाला पहले बता चुके हैं, धनात्मक ढाल वाला में रेखा को बता चुके हैं, यहां पर वक्र है। अब वक्र में हम यह बता चुके हैं कि ये धनात्मक ढाल की है। अब हम देखते हैं कि क्या वस्तुतः जो हमने कहा कि वक्र में रेट में अंतर होता है, तो क्या यहां घटित हो रही है। अब इन दोनों में देखिए, ये हमने स्पर्श रेखा इसको खींचा था और इसको समकोण बनाया, तो यहां पर कोण बनाया 90 डिग्री का और यहां पर भी 90 डिग्री का। अब इनका P/B का मान निकाल लीजिए। तो ये मान लेते हैं, आपको देखने में जैसे हम इसको इस तरह से भी निकाल सकते हैं कि P इज ग्रेटर देन B। तो P इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, B इंटू 1, इसलिए P/B इज ग्रेटर देन 1। यानी यहां भिन्न का मान, जो P/B भिन्न का मान होगा वो 1 से ज्यादा होगा। ऐसे भी आप देख लीजिए, मान लेते हैं कि ये 2 हैं तो ये लग रहा है कि 4 है। 2 से तो जरूर अधिक है, तो 2 से अधिक है तो 3/2 हो सकते हैं, 4/2 हो सकते हैं, 5/2 हो सकते हैं। हर हाल में तो मान जो है ग्रेटर देन 1 ही रहेगा ना। अब इस पर आते हैं, यहां आप देखिए, यहां बेस जो है वो परपेंडिकुलर से कम नजर आ रहा है। ये जो है बेस है वो आपका जो है परपेंडिकुलर से अधिक नजर आ रहा है। तो जब बेस परपेंडिकुलर से अधिक नजर आ रहा है तो यहां पर आप यही लिखेंगे ना कि P इज लेस देन B। तो P इज लेस देन B इंटू 1, तो P/B इज लेस देन 1। यानी यहां पर जो मान होगा वो हमेशा 1 से कम होगी। आप ऐसे भी देख लीजिए, अगर मान लेते हैं कि ये 3 है तो ये 5 है, तो P/B बराबर 3/5। जो भी हो, 5 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, लेकिन होंगे तो इससे ज्यादा ही माप में। तो निश्चित तौर पे जो है हर बड़ा हो रहा है अंश से, तो तय बात है कि यहां पर मान 1 से अधिक होगा। अब हम समझते हैं कि रेखा और वक्र की सामान्य स्थिति को आप समझ गए होंगे। अब इसमें याद क्या रखना है, इसमें याद यही रखना है कि एक रेखा के प्रत्येक बिंदु पर जो है परिवर्तन की दर हमेशा बराबर होती है और वक्र के प्रत्येक बिंदु पर परिवर्तन की दर में परिवर्तन होते रहता है। वक्र के प्रत्येक बिंदु पर परिवर्तन की दर में परिवर्तन या जो है बदलाव होते रहता है। और यहां पर और क्या आपने सीखा कि 2 तरह की रेखाएं होती है, एक ऋणात्मक ढाल की, एक धनात्मक ढाल की। ऋणात्मक ढाल की रेखा वह होती है जो ऊपर बाएं से नीचे दाएं की ओर आती है, और धनात्मक ढाल की रेखा वो होती है जो नीचे बाएं से ऊपर दाएं की ओर चढ़ती है। अगर दोनों को एक साथ मिला दें तो V शेप बन जाता है। यानी मिलाने के क्रम में यदि हम ऋणात्मक ढाल को मिलाएं और धनात्मक ढाल को मिलाएं तो दोनों मिलकर V शेप आपस में तैयार कर लेते हैं। ठीक वही वक्र भी वक्र के स्लोप पर डिपेंड करता है। यदि वक्र ऋणात्मक स्लोप के है तो वो ऋणात्मक ढाल वाली होगी, और धनात्मक स्लोप की है तो धनात्मक ढाल वाली होगी। हम स्लोप तय कैसे करेंगे, तो स्लोप उनकी स्पर्श रेखाओं से तय करेंगे। अब स्पर्श रेखा को हम देखेंगे कि क्या वह ऊपर बाएं से नीचे दाएं की ओर गिर रही है या नीचे बाएं से ऊपर दाएं की ओर उठ रही है। अगर ऊपर बाएं से नीचे दाएं की ओर स्पर्श रेखाएं गिर रही है, वो ऐसा वक्र है जिसकी सारी स्पर्श रेखाएं ऊपर बाएं से नीचे दाएं की ओर गिर रही है, तो निश्चित तौर पे वह ऋणात्मक ढाल की है। और वैसा वक्र रेखा जिसका प्रत्येक स्लोप यानी प्रत्येक स्पर्श रेखा नीचे बाएं से ऊपर दाएं की ओर उठ रही है, निश्चित तौर पर वो धनात्मक वक्र रेखा होगी। चलें अब हम आगे के टॉपिक को देखें। अब हम आते हैं जहां से आपकी चैप्टर की शुरुआत है।
शुरुआत में है कि आर्थिक समस्या का अर्थ एवं प्रकृति क्या है, ये ध्यान दीजिए। तो यहां पर मैं फिर से आपसे कह दूं कि इस चैप्टर को पढ़ने से पहले या इस चैप्टर को जानने के लिए आप हमारी 11वीं कक्षा का शुरू का 4 वीडियो देखिए, जिसमें अर्थशास्त्र की परिभाषा एवं जन्म है। उसमें अगर चारों देखने में आपको दिक्कत हो रही है तो 4 में से 3 और 4 यानी अंतिम 2 निश्चित देखिए। आपको आर्थिक समस्या कैसे उत्पन्न होती है ये उसी वीडियो में नजर आ जाएगी। आपने उस परिभाषा में रॉबिन्स की परिभाषा की चर्चा है, और रॉबिन्स की परिभाषा मुख्य रूप से चयन की समस्या पर आधारित है। वो ये बात निकालते हैं कि अर्थशास्त्र का संबंध चाहे कुछ से हो या नहीं हो, लेकिन चयन से निश्चित है। और चयन से इस कारण निश्चित है क्योंकि मनुष्य के साधन सीमित हैं, आवश्यकताएं अनंत हैं और साधनों के वैकल्पिक प्रयोग होते हैं। अब आप ध्यान दीजिए मेरी बात को, साधन सीमित है, हर कोई समझता है कि जितना हम चाहते हैं उसके लिए मेरे पास साधन नहीं है। आवश्यकताएं अनंत हैं, यह भी कॉमन चीज है। एक आवश्यकता समाप्त होती है, दूसरी उत्पन्न हो जाती है। आज साइकिल नहीं है तो कल मोटरसाइकिल की चाह हो जाती है, वो मिल जाता है तो फिर कार की चाह हो जाती है, यानी आवश्यकताएं कभी समाप्त नहीं होती। लेकिन जो ये थर्ड पॉइंट है कि साधनों का वैकल्पिक प्रयोग होता है, यहां ये समझने वाला है। अब काम तो काफी है, ये है पैसा कम पड़ जाता है, इसको ठेठ भाषा में हम बोल सकते हैं, लेकिन साधनों का वैकल्पिक प्रयोग है, इसी के कारण चयन करना पड़ता है। ये दोनों को रहते हुए भी अगर ये नहीं होता तो चयन की समस्या से नहीं गुजरना पड़ता। वो कैसे? ये पेन है, इसका काम सिर्फ लिखना है, इसमें चुनने की समस्या नहीं है, इसका कोई दूसरा काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपकी जेब में या हमारी जेब में जो रुपए हैं उसके कई काम हैं, और वैसी अवस्था में हमको चुनना पड़ता है कि किस काम पर इसको खर्च करें और किस काम पर हम इसको खर्च नहीं करें। अगर आपके पॉकेट में 10 रुपए हैं और आप छात्र हो, वास्तविकता है कि छात्रों के पास पैसे कम होते हैं, तो वैसी परिस्थिति में आप विद्यालय से निकल रहे हो शाम को, तो आपको एक अच्छी कलम भी लेनी है और समोसा भी खाने का मन कर रहा है, और दोनों की कीमत 10 रुपए है। अब ऐसी अवस्था में आप चयन की समस्या से गुजरोगे या नहीं गुजरोगे? तो निश्चित तौर पे ये चयन की समस्या से हर किसी को गुजरना पड़ता है। अब चयन की समस्या एक व्यक्ति के लिए भी महत्वपूर्ण है और पूरे अर्थव्यवस्था के लिए भी महत्वपूर्ण है। अर्थव्यवस्था में चाहे वो अर्थव्यवस्था व्यापक क्षेत्र का हो या सूक्ष्म क्षेत्र का हो, प्रत्येक स्थिति में यह तय करना पड़ता है कि संसाधनों को कैसे उपयोग में लाएं ताकि अधिकतम उत्पादन के साथ अधिकतम संतुष्टि दे। यानी जो है इसमें हम ये इस बात का अध्ययन करते हैं कि सीमित संसाधनों का मितव्ययी उपयोग, संसाधनों का मितव्ययी उपयोग यानी सबसे कुशलतम उपयोग करें। अब इसमें ध्यान दीजिए कि आर्थिक समस्या उत्पन्न क्यों होती है, इस पर तो सर्वप्रथम हमने कहा कि रॉबिन्स ने प्रकाश डाला था, और प्रोफेसर एरिक रोल का भी उसमें महत्वपूर्ण जो है यह टिप्पणियां हैं, जिसको आप इस नोट्स में देखेंगे। चूंकि क्रैश कोर्स है, अतः प्रत्येक छोटे छोटे पॉइंट का हम विश्लेषण उतना नहीं, मुख्य बिंदु जहां पर आपको न समझने लायक है मैं उसकी व्याख्या कर रहा हूं। आप वैसे नोट्स में पढ़ेंगे और अगर नहीं समझ में आ जाए तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं उसको बता दूंगा। पहला मैंने कहा कि मानव की आवश्यकताएं अनंत हैं, कोई दिक्कत नहीं यहां तक समझने में। दूसरा पॉइंट देखिए, सभी आवश्यकताएं समान महत्व की नहीं होती, यह भी एक महत्वपूर्ण कारण है। सभी आवश्यकताएं समान महत्व की होती तो एक ही आवश्यकता की पूर्ति करते तो दूसरी आवश्यकता भी संतुष्ट हो जाती। अगर मान लेते हैं कि खाने से हमारे पीने का स्वाद चला जाए तो खाना खाते सिर्फ खाने से ही जो है समस्या का अंत हो जाता, पीने की भी। तो विभिन्न इंपॉर्टेंस है समस्याओं का, और ये इंपॉर्टेंस कभी बढ़ जाता है कभी घट जाता है। जैसे आप एक या जो है बालू को ले लीजिए, नदी में पड़ा हुआ बालू आप आते जाते देख रहे हैं, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस आपके लिए नहीं रख रहा है, लेकिन जब आप मकान बनाने चले तो वो बालू इंपॉर्टेंट हो जाता है। यानी महत्व चेंज होते रहते हैं, महत्व में डिफरेंस होता है। जब महत्व में डिफरेंस होता है तो इसी कारण तो हमको चयन की समस्या से गुजरनी पड़ती है। साधन सीमित है, इसको भी आप समझ लिए हैं। साधनों का वैकल्पिक प्रयोग होता है, कलम के उदाहरण से हमने समझा दिया। एक पॉइंट और है कि आवश्यकताओं एवं साधनों के बीच तालमेल करना पड़ता है। अब ऐसी स्थिति में तो हमको तालमेल करना पड़ेगा ना, कि कुछ आवश्यकता को छोड़ना पड़ेगा और कुछ जो प्रमुख आवश्यकता है समय के अनुसार या स्थान के अनुसार जो हमारे लिए अभी बेहद जरूरी है उस पर अपने साधन को लगाने पड़ते हैं। अब इसको आप लघु तरिये में आएगा यहां पर कि यह आ सकता है कि आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के कारण, तो बस यही पांच पॉइंट रख दीजिए। असीमित आवश्यकताएं, विभिन्न प्राथमिकताएं, सीमित साधन, साधनों के वैकल्पिक प्रयोग और आवश्यकताएं एवं साधनों के बीच तालमेल। अब ध्यान दीजिए, यहां पर आपके दो तरह के प्रश्न आएंगे।
एक प्रश्न आपका आएगा दीर्घ उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय में आएगा कि जो है आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के प्रमुख उत्तरदायी कारण लिखे। आर्थिक समस्या किसे कहते हैं, से क्या समझते हैं, और उसके उत्पन्न होने के निम्न जो है उत्तरदायी कारणों को लिखें। तो उसको आप जो है रॉबिन से लेकर के और जो पांचों पॉइंट है उसका विश्लेषण कर दीजिए। अगर लघु उत्तरीय में आता है तो ये 5 पॉइंट रख दीजिए, ये जो है ध्यान में रहेगा। अब हम देखें कि एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या है। अब अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या में भी वही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हर साधन में सीमितता है और सीमित साधनों का वैकल्पिक प्रयोग होता है, और एक राष्ट्र के लिए या अर्थव्यवस्था के लिए सारी आवश्यकताएं समान महत्व की नहीं है। अब इसके लिए इन समस्याओं को जो है 3 वर्गों में बांटा गया है। ये 3 वर्ग है, साधनों के आवंटन की समस्या, कुशलता एवं साधनों के पूर्ण उपयोग की समस्या और समृद्धि की समस्या। बहुत सारे किताब में आप ध्यान दीजिएगा, बहुत शॉर्टकट में निकल के भाग जाते हैं कि एक अर्थव्यवस्था की समस्या है कि क्या उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए और इनका वितरण किनके बीच हो, क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए और किनके लिए उत्पादन किया जाए। लेकिन यहां मेरा तीनों पॉइंट भिन्न है, और वो जो तीनों पॉइंट लिखे हुए हैं वो अकेले सिर्फ इसमें आ जाएगा, साधनों के आवंटन की समस्या में। फिर इसके अलावा कुशलता एवं साधनों के पूर्ण उपयोग की समस्या और समृद्धि की समस्या। तो चले हम इसको बारी बारी से देखते हैं। साधनों की आवंटन की समस्या में ये देखिए 3 समस्याएं आपकी यहां पर जो मैंने कहा था आ रहा है। क्या उत्पादन किया जाए, व्हाट टू प्रोड्यूस, कैसे उत्पादन किया जाए, हाउ टू प्रोड्यूस, और किसके लिए उत्पादन किया जाए, फॉर होम टू प्रोड्यूस। हमारे सरकार के सामने क्या चुनौती है, हमारी अर्थव्यवस्था के सामने क्या चुनौती है, यही चुनौती है ना कि मेरे देश की जनता कैसी है, किस वस्तु की ज्यादा मांग होगी, कहां से लाभ प्राप्त होंगे। तो उसके लिए इसी आधार पर तय किया जाएगा कि क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए और किसके लिए उत्पादन किया जाए। क्यों, यह ध्यान दीजिए, यहां पर एक चित्र से भी इसको समझाया गया है। ये तीनों समस्याओं को, क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए और किनके बीच हो। यहां पर देखिए वस्तु और सेवा की मांग और पूर्ति है, और यहां पर साधनों की मांग और पूर्ति है। स्थिति बदल जाती है, वस्तु और सेवा की जो मांग करते हैं वही साधन की पूर्ति करते हैं। वस्तु और सेवा की मांग कौन करते हैं, हम और आप, और हम ही आप साधन की पूर्ति करते हैं। हम मान लेते हैं कि किसी फैक्ट्री में उत्पादित होने वाली हमको साबुन की जरूरत है, तो हम वस्तु की मांग करते हैं। तो ये साबुन बनाने वाला श्रमिक कहां से जाता है, साबुन के लिए पूंजी कहां से जाती है, और साबुन बनाने के लिए फैक्ट्री खोलने वाले जमीन, खनिज पदार्थ, ये सब कहां से जाते हैं, हम ही आप जनता के बीच से जाती है ना। कोई लेबर का काम करता है, कोई पूंजी उधार देने का काम करता है। तो हम यही कह सकते हैं कि जो साधन की आपूर्ति करता है वही वस्तु की मांग करता है, और जो वस्तु की पूर्ति करता है वो साधन की मांग करता है। रिवर्स गियर में है दोनों, उल्टा संबंध है ना। वस्तु की जो पूर्ति करता है वही साधन की मांग करेगा। वस्तु की पूर्ति कौन करता है, प्रोड्यूसर, साहसी, जिसको बोलते हैं, हिम्मत करता है। तो वस्तु की पूर्ति वो करता है। तो वस्तु की पूर्ति उत्पादन करने के लिए उसको साधन चाहिए ना, पूंजी चाहिए, श्रम चाहिए, खनिज संपदा चाहिए, भूमि चाहिए। तो उनकी मांग करता है आम जनता से, और आम जनता से वो खरीदता है। रिलेशनशिप क्या निकल रहे हैं, जो वस्तु की मांग करने वाला है वो साधन की पूर्ति करता है, जो वस्तु की पूर्ति करने वाला है वो साधन की मांग करता है। अब ये देखिए कि क्या उत्पादन किया जाए कि समस्या का हल कैसे किया जाएगा, ये इसके बारे में क्या सोचा जा सकता है। क्या उत्पादन किया जाएगा, इसके तहत 2 समस्या है। लोग एक ही बार में इसको निकल जाते हैं कहकर। जैसे एक दृष्टिकोण क्या हुआ, गिलास में आधा पानी है तो हम कहते हैं गिलास आधा खाली है। दूसरा व्यक्ति कहेगा नहीं आधा भरा है। बात दोनों की सत्य, आधा खाली है आधा भरा है। तो यहां भी वही स्थिति है, क्या उत्पादन किया जाए और क्या उत्पादन नहीं किया जाए, यह भी सोचने वाली चीज है। देश युद्ध की स्थिति में फंसी हुई है तो उस समय कार का उत्पादन नहीं किया जा सकता है। देश में गरीबी भी भयंकर है तो लग्जूरियस गुड्स की उत्पादन वहां पर अच्छा नहीं है, क्योंकि वहां पर जनता के जो है उपयोग वाली वस्तु चाहिए, क्योंकि ये जनता ही
देश की संपत्ति भी होती है, यही जनता कमाती है और यही जनता की कमाई का योग राष्ट्रीय आय कहलाता है। तो यही बात है कि किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और किन की उत्पादन नहीं किया जाए। आमतौर पर आप देखते हैं कि विकासशील देशों में खाद्यान्न संकट होता है तो वहां देश के साधनों को खाद्यान्न संकट को समाप्त करने में लगाया जाता है उनकी जनसंख्या के हिसाब से, जबकि विकसित देशों में हाई क्वालिटी के मशीन के प्रोडक्शन में लगाया जाता है। दूसरा हम देखें कैसे उत्पादन किया जाए, इसमें भी दो बातें आती है, एक टेक्निक से संबंधित और एक खेती से संबंधित। टेक्निक क्या है? दो तरह के होते हैं, लेबर इंटेंसिव टेक्निक और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। जिस देश में जनसंख्या बहुत ज्यादा है और पूंजी की मात्रा कम है वहां लेबर इंटेंसिव टेक्निक अपनाया जाए, श्रम आधारित तकनीक, यानी मशीन के जगह पर लोगों से काम करवाया जाए, जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा तब तो उनको खरीदने की शक्ति होगी, तब तो प्रोडक्शन बिकेगा, नहीं तो मंदी आ जाएगी। अगर समूचा धन 10-20 व्यक्ति के हाथ में ही केंद्रित हो जाएगा तो मंदी तो रखी हुई है, क्योंकि आप प्रोडक्शन तो कर दोगे, खरीदार कहां है, समस्या गहरी हो जाएगी। लेकिन जिस देश में जनसंख्या बहुत कम है और पूंजी बहुत अधिक है वहां कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक चाहिए, जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड न्यून जनसंख्या से जूझ रहा है, वहां पर काम करने वाले हाथ नहीं है। और पता है न्यूजीलैंड की सरकार ने नारा लगा रखी, कम से कम 2 बच्चे, एक अपने लिए एक देश के लिए। जहां हम भारत में जनसंख्या रोकने की बात कर रहे हैं, न्यूजीलैंड में जनसंख्या बढ़ाने की बात हो रही है, क्योंकि वहां लेबर के चलते साधनों का पूर्ण उपयोग नहीं हो पा रहा है। तो ये 2 तकनीक हम अपना सकते हैं। हमको ये निर्धारित करना पड़ता है कि हमारे पास पूंजी की अधिकता है या जनसंख्या की। दूसरा है खेती के मामले में गहन खेती और विस्तृत खेती। यदि आपके पास जमीन कम है तो गहन खेती कीजिए, एक ही साल में 3-4 चक्र फसल उपजाइए। यदि जमीन अधिक है तो फिर विस्तृत खेती आप कर सकते हैं। यहां ध्यान दीजिए, यह अंग्रेजी वर्ड को याद रखिएगा, श्रम प्रधान तकनीक को हम कहते हैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक, पूंजी प्रधान को कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। गहन खेती को यही ज्यादा वर्ड चलता है, कम चलता है हिंदी आगे। गहन खेती को हम इंटेंसिव कल्टीवेशन कहते हैं और विस्तृत खेती को एक्सटेंसिव कल्टीवेशन कहते हैं। आगे आते हैं तीसरा पॉइंट पर, किनके लिए उत्पादन किया जाए। आपकी देश की जनसंख्या कैसी है इसको देखना होगा। देश की जनसंख्या गरीब है, सामान्य है, अमीर है, तबका है, उनके अनुसार ही आपको उत्पादन किया जाएगा। यहां देखिए फिगर में भीड़ भरी है स्थिति, भारी जनसंख्या है, तो उनकी जो है, अगर देश में गरीबों की जनसंख्या अधिक है तो निश्चित तौर पे उनकी जो है विकास के लायक वस्तुओं का प्रोडक्शन किया जाए। और देश में यदि अमीरों की संख्या अधिक है तो निश्चित तौर पे वहां पर आरामदेह वस्तु और भारी मशीन का उत्पादन किया जाए। आगे हम आते हैं कुशलता एवं साधनों के पूर्ण उपयोग। कुशलता और साधनों के पूर्ण उपयोग के यहां फिगर में देखिए, इसका मूल यह है इफिशियंसी। ये ध्यान दीजिए, हम मूल रूप से ये कह सकते हैं कि इसमें किसी साधन का पूर्ण उपयोग कैसे हो, साधन का पूर्ण उपयोग कैसे हो और साधन का कुशल उपयोग कैसे हो। पूर्ण उपयोग अलग चीज है और कुशल उपयोग अलग चीज है। पूर्ण उपयोग का मतलब है पूर्ण रोजगार से कोई भी साधन मेरा बेकार नहीं पड़ा रहे, जैसे हमारी गंगा के पानी बंगाल के खाड़ी में बेकार के गिर नहीं जाया करे, उसका उपयोग हो, यह हुआ पूर्ण उपयोग। कुशल, हम उस साधन का कुशलता से उपयोग करें, यानी कम खर्च में अधिक उत्पादन दे दे, इस चीज को हम ध्यान देंगे। इसको आप एक साधारण सा उदाहरण से समझ सकते हैं। एक प्रोफेसर है और एक माली है। प्रोफेसर साहब अगर 1 घंटा पढ़ाते हैं तो उस 1 घंटा के लिए देश की सरकार उनको 1000 रुपया तनख्वाह देती है। एक माली फूलों की सेवा यदि 1 घंटा करता है तो उसको 400 रुपया सरकार देती है। तय बात है कि सरकार क्यों देती है, इसलिए देती है क्योंकि उतने के बराबर उनका प्रोडक्शन यानी सेवा के उत्पादन का मूल्य आंका जाता है। 1000 रुपए के बराबर उत्पादन प्रोफेसर साहब कर रहे हैं तो उनको 1000 मिल रहा है और मालिक कर रहा है तो 400। अब स्थिति बदल दीजिए, प्रोफेसर साहब दोनों काम में दक्ष हैं, माली के काम में भी दक्ष हैं और पढ़ाने में भी दक्ष हैं। माली के काम में वो माली से ज्यादा दक्ष है। यदि माली 1 घंटा काम करता है और देश को 400 रुपए के बराबर सेवा देता है तो प्रोफेसर साहब यदि माली के काम करें तो देश को 500 रुपए के बराबर सेवा दे देते हैं माली के काम से। अब अगर ये चीज आपसे सवाल किया जाए कि तब तो माली को हटा के दोनों काम प्रोफेसर साहब को ही दे देना चाहिए, तो आप धड़ल्ले से कहेंगे बिल्कुल बिल्कुल नहीं, माली का ही काम करेंगे और प्रोफेसर साहब के ही काम करेंगे। आप इसको इस तरीके से देखिए,
दोनों के 1-1 घंटे के काम को आपने रखा है। अगर प्रोफेसर साहब 1 घंटा प्रोफेसरी का काम करते हैं और 1 घंटा माली का काम करते हैं, तो प्रोफेसरी में 1000 रुपया उत्पादन करते थे और माली के काम में 500 रुपया, दोनों मिला के देश का टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ? 1500 रुपया। अब अगर प्रोफेसर साहब 2 घंटा प्रोफेसरी का ही काम करें तो देश का टोटल प्रोडक्शन कितना होगा? तो 1000 और 1000 2000 लॉस जा रहा है ना प्रोफेसर साहब से अतिरिक्त माली का काम करवाने में। तो माली अपना माली का काम करते रहे और प्रोफेसर साहब का काम करते रहे। यह हुआ कुशलतम उपयोग। अब इसमें ध्यान दीजिए कि 2 तरह की बातें आती है। इसमें है कुशलता की समस्या और साधन के पूर्ण उपयोग की समस्या। मैंने वही कहा, एक कुशल से संबंध रखता है और दूसरा पूर्ण उपयोग से संबंध रखता है। कुशलता की समस्या क्या है, यह ध्यान दीजिए। तकनीकी कुशलता, इसका अभिप्राय यह है कि तकनीक का उच्चतम प्रयोग हो, ताकि देखिए कुशलता का अभिप्राय यह नहीं है कि किसी एक वस्तु का उत्पादन बढ़ा दीजिए। कुशलता का अभिप्राय यह है कि पहली वस्तु का उत्पादन बिना घटाए दूसरी वस्तु का उत्पादन बढ़ जाए, तब कुशल कहा जाएगा। एक को घटा के दूसरे को बढ़ाना कुशल। तो तकनीक का प्रयोग ऐसा हो कि बिना एक को घटाए दूसरे का उत्पादन बढ़ जाए। आवंटन विषय कुशलता, जब वस्तु उत्पादन का ढांचा उपभोक्ताओं के अधिमान या पसंद के अनुसार हो, अर्थात जहां मांग के अनुसार पूर्ति की व्यवस्था हो जाए। मांग और पूर्ति में फ्लक्चुएशन नहीं। मांग और पूर्ति में फ्लक्चुएशन होगा तो या तो स्फीति आएगी या मंदी आएगी। तो यह हुआ जो है आवंटन विषय कुशलता, यानी कालाबाजारी रोकिए या लो प्रोडक्शन का प्रॉब्लम को बंद कीजिए, इसको हम कह सकते हैं। उपभोग तथा वितरण संबंधी कुशलता, इसका तात्पर्य है कि जब उत्पादित वस्तुओं का समाज के विभिन्न उपभोक्ताओं में इस प्रकार पहुंचाया जाए ताकि अन्य किसी वितरण व्यवस्था से टोटल सामाजिक संतुष्टि बढ़ नहीं पाए। यानी वर्तमान में जो वितरणात्मक व्यवस्था है उससे अन्य वितरणात्मक व्यवस्थाएं परिवर्तन करते हैं, तो उससे जो है टोटल संतुष्टि में वृद्धि नहीं होने चाहिए। ये इसका अध्ययन हम कल्याण अर्थशास्त्र में करते हैं और कल्याण अर्थशास्त्र में भारत का सबसे नामी चेहरा और पूरे वर्ल्ड में सबसे प्रखर अर्थशास्त्री डॉक्टर अमर्त्य सेन है, जिनकी किताब के सहित मैंने तस्वीर रखा है और संजोग से इस किताब को मैंने पढ़ा भी है। वस्तुतः लेखक की दिमाग सर्चलाइट की तरह काम करती है और तमाम पुरानी धारणाओं को खंडित करते हुए निकल जाती है। इसमें इन्होंने कल्याण अर्थशास्त्र में 1998 में नोबेल पुरस्कार पाया था और ये हम हिंदुस्तानियों के लिए गौरव की बात है कि एशिया में पहला अर्थशास्त्री हुआ जो अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त। तो निश्चित तौर पे कल्याण अर्थशास्त्र में हमारी दबदबा है। तो इनको जो है ये बीसीओ किताब लिखे, इनकी 2 किताब हमने देखी, आर्थिक विषमताएं और गरीबी और अकाल। ये अगला देखिए, साधनों के पूर्ण उपयोग की समस्या। पूर्ण उपयोग क्या है? अगर एक खेती से 25 टन पैदा हो रहा है या 25 क्विंटल पैदा हो रहा है, कोई दूसरा व्यक्ति आता है और उससे 30 क्विंटल पैदा करता है, तो 25 क्विंटल जो पैदा हो रहा था वो अपूर्ण उपयोग हो रहा था। पूर्ण उपयोग उसका वही कहा जाएगा। आज शिक्षित बेरोजगार में बहुत बार यह समस्या है। शिक्षित बेरोजगारों की संख्या काफी बढ़ जाने के कारण क्या हो रहा है कि इनकी मांग के अनुसार पूर्ति बढ़ जा रही है, फलतः ही इनकी कीमत घट जा रही है। कीमत घटने से कम वेतन पर भी काम करने के लिए तैयार हो जा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में यह साधन का अपूर्ण उपयोग है, क्योंकि वो शिक्षित बेरोजगार जिस लायक थे उस लायक वो काम नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब है कि उस साधन का कुशल उपयोग नहीं हो रहा है, पूर्ण उपयोग नहीं हो रहा है। मान लेते हैं कोई एमटेक इंजीनियर अगर किसी ऑफिस में एक क्लर्क का काम कर रहा है, तो निश्चित तौर पे वो अपना काम छोड़ के दूसरे की काम कर रहा है, तो उस काम में उतना दक्ष वो नहीं हो सकता है जितना अपने काम में दक्ष है। अल्टीमेटली टोटल प्रोडक्शन में घाटा तो देश को हो रहा है ना इससे। ऐसी परिस्थिति में तो ये साधनों के अपूर्ण उपयोग की समस्या है और ये भारत में खास करके खेती में तो देखा ही जाता है ये। अब देखिए यहां पर अगला है समृद्धि की समस्या। समृद्धि की समस्या चाहे विकसित देश हो और विकसित देश हो, विकासशील देश हो, समृद्धि की समस्या सबके पास है। इसको हम जीडीपी से दिखाए हैं, जिसको आप बोलते हैं जीडीपी बड़ी लोकल भाषा हो चुकी है और बहुत लोग इसके बारे में चलते फिरते चौराहों पर भी कहते मिलते हैं। 2 तरह की धारणाएं हैं।
एक जीडीपी होता है, दूसरा जीएनपी होता है। जीडीपी को हम बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, और जीएनपी को कहते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। दोनों में अंतर इतना ही है कि एक में विदेश की आय जुड़ती है, दूसरे में विदेश की आय नहीं जुड़ती है। जीडीपी में विदेश की आय नहीं जुड़ती है और जीएनपी में विदेश की आय जुड़ जाती है। सामान्य रूप से आपको याद करने के लिए, चूंकि मैं पहले बोल चुका हूं कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव विद्यार्थी भी मेरे इस क्लास को देख रहे होंगे, तो हम इसका विश्लेषण तो हम यह जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स में करेंगे, लेकिन यहां पर हम ध्यान देते हैं जो है कि जीडीपी बराबर C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम होता है। इसको आप किताब में ढूंढिएगा, विश्लेषण मिल जाएगा। और जबकि जीएनपी बराबर C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम प्लस NFIA होता है, जिसको हम कहते हैं नेट फॉरेन इनकम, या और कोई दूसरी शब्द में यानी विदेश का शुद्ध है, विदेश से शुद्ध है। चलिए हम उस पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, हम यहां समृद्धि की बात कर रहे हैं। जीडीपी बढ़ाना सब कोई चाहता है, चाहे वो अमीर देश हो या गरीब देश हो या विकासशील देश हो। विकासशील देश जीडीपी को तेज ले जाना चाहते हैं, अमीर देश जो है उसी को बरकरार रखना चाहते हैं। जब आप आंकड़ों को उठा के देखेंगे वर्ल्ड के जीडीपी के, अभी तो कोरोना काल है, प्रत्याशित काल है, बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्था धराशायी हुई है। इन काल के पीछे चल जाइए 2018, 19, 17, 16, इनमें तो आप पाएंगे चीन की विकास दर 9%, भारत की विकास दर 8%, और अमेरिका और इंग्लैंड की विकास दर तो किसी का नजर आएगा 0%, तो किसी का 1%। तो ऐसी अवस्था में जो अर्थशास्त्र नहीं जानने वाले लोग हैं या विद्यार्थी है, वो कहते हैं तो भारत ज्यादा अच्छा विकास कर रहा है ना, भारत तो अमेरिका से आगे निकल गया। नहीं श्रीमान, भारत आगे नहीं निकल गया। भारत के संसाधन अभी खाली पड़े हुए हैं, अमेरिका विकसित हो चुका है, अतः वहां विकास की संभावना नहीं है। आप सोचिए कि 21 साल की आयु के बाद आदमी का कद कितना बढ़ सकता है। बढ़ता तो है छोटे बच्चे का ना, तो वो परिपक्व हो चुका है, वो जहां है वहीं स्टैंड रहना चाहता है, निगेटिव में वो नहीं जाना चाहता है। और आपके तो सारे साधन अपूर्ण उपयोग में है, आप जैसे ही उसमें श्रम एवं पूंजी का निवेश करते हैं वो ग्रोथ दिखलाना शुरू कर देता है। तात्पर्य क्या है, इसको बहुत ही अच्छे चुटकुले में समझा जा सकता है। एक स्कूल में 1000 विद्यार्थी हैं, उसमें 800 लड़के फर्स्ट डिवीजन आए, और दूसरे स्कूल में 10 विद्यार्थी हैं और 10 के 10 फर्स्ट डिवीजन आ गए। अगला दिन पेपर में एडवर्टाइज क्या निकलता है, छोटा स्कूल निकालता है 100% फर्स्ट डिवीजन, टॉप स्कूल जो है ऑफ डिस्ट्रिक्ट। दूसरे का बेचारा क्या निकलता है 80% फर्स्ट डिवीजन। अब ये तो वही बात हुई ना कि यदि आप सबसे टॉप थे तो आपके यहां 10 लड़कन क्यों पढ़ता था। कहने का मतलब है कि वो परिपक्व हो चुका है, आपको अभी ग्रोथ करना है, अभी आपको अपना दायरा बढ़ाना है। ठीक वही स्थिति आती है। तो हम यहां यही कहेंगे कि विकासशील देश अपनी ग्रोथ रेट को तेज रखना चाहते हैं और विकसित देश अपने ग्रोथ रेट को जो है हमेशा बनाए रखना चाहते हैं कि इससे नीचे हम कम से कम नहीं गिरे। तो ये हर देश की समस्या है। अब हम आते हैं व्यवस्था कितनी तरह की होती है और आर्थिक समस्या का व्यवस्था से क्या संबंध है। पूरे वर्ल्ड में 3 तरह की व्यवस्था है। 1917 के पहले तो सिर्फ एक ही व्यवस्था थी, निर्बाध पूंजीवाद, एडम स्मिथ की थ्योरी पर आधारित, वणिजवाद की थ्योरी पर आधारित लेसेज फेयर का सिद्धांत होता था। सरकार का अर्थव्यवस्था में कोई हस्तक्षेप नहीं। 1930 की मंदी ने ये जो है सूत्र को धराशायी कर दिया और कहा कि सरकार को अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप करना जरूरी है। जहां पर यह सूत्र काम करता था कि बाई बराबर सी प्लस आई, वहां पर सूत्र आ गया बाई बराबर सी प्लस आई प्लस जी, जहां जी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है यानी गवर्नमेंट फैक्टर आ जाता है। इस धारणा को खंडित किया 1930 में जॉन मेनार्ड केन्स ने 1936 में अपनी एक किताब लिखकर, जिस किताब का नाम जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी है। उसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जब मंदी आती है तो वह सरकार ही है जो नॉन प्रोडक्टिव क्षेत्र में निवेश करके जनता की क्रय शक्ति बढ़ाती है, जिससे निजी क्षेत्रों के सामान की खरीदारी बढ़ने लगती है। और जब निजी क्षेत्र की सामान की खरीदारी बढ़ती है तो लाभ मिलने लगता है और उस लाभ से जो है उत्साहित होकर निजी निवेश पुनः बढ़ने लगता है। लेकिन जब तक सरकार निवेश नहीं करेगी तो निजी क्षेत्र गिरती हुई स्थिति में निवेश करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि उन्हें घाटा होता है। लेकिन उनको पता नहीं चलता है कि यही निवेश करने से हमको फायदा होगा, फिर भी निवेश नहीं करते हैं। ऐसी अवस्था में सरकार की मुख्य भूमिका होती है। उन्होंने फ्रेडरिक डी रूजवेल्ट को उस समय सलाह के तर्ज पर तो इतना तक कह दिया था कि अगर सरकारी निवेश से मंदी दूर नहीं होती है तो एक काम कीजिए, पूरे ट्रेजरी के नोट को, खजाने के नोट को, डॉलर को आप गड्ढे में डाल दीजिए,
और मजदूरों से कहिए कि आधे पर निकाले, तब तो क्रय शक्ति बढ़ेगी। हालांकि ये चीज फ्रेडरिक डी रूजवेल्ट ने तो नहीं किया, अमेरिकी प्रेसिडेंट ने, लेकिन केन्स के तमाम उपायों को माना और 1930 की महामंदी से अमेरिका निकला। उस समय से दुनिया की अर्थव्यवस्था में एक विशेष परिवर्तन हुआ। 1917 में रूस की बोल्शेविक क्रांति से दुनिया की अर्थव्यवस्था का दूसरा जो है धुरा पैदा हुआ, और वो था समाजवाद, वैज्ञानिक समाजवाद का स्थापना। अब उस समय तक अमेरिकी अर्थव्यवस्था यही मान के चलता था कि हां सिर्फ पूंजीवाद से ही, निर्वात पूंजीवाद से ही देश का डेवलपमेंट हो सकता है। लेकिन 1930 के मंदी ने उसे यह सोचने पर बाध्य कर दिया कि क्या कारण है कि रूस में मंदी नहीं आती है और मेरे यहां मंदी क्यों आई। तब जब केन्स ने अपने ही धारणाओं को खंडित किया, जो उन्होंने 1923 और 1930 की 2 किताबों में लिखी थी, जिसका नाम है ट्रैक्ट ऑन मॉनेटरी रिफॉर्म्स और ट्रीटाइज ऑन मनी था, उन धारणाओं को खंडित करके जब फ्रेडरिक डी रूजवेल्ट को न्यू डील पॉलिसी नामक पत्र देते हैं और उस पर रूजवेल्ट कार्य करते हैं, तो अमेरिका मंदी से दूर होती है। तो विश्व में एक तीसरी तरह की आर्थिक प्रणाली आई जिसको मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं, जिसमें जरूरत के अनुसार निजी क्षेत्र और जरूरत के अनुसार सरकारी क्षेत्र है, और सारे का नियंत्रण योजना आयोग करती है। और उस अर्थव्यवस्था को भारत ने भी आजादी के बाद अपनाई, मिक्स्ड इकोनॉमी प्रणाली। और मिक्स्ड इकोनॉमी प्रणाली में पूरी इकोनॉमी को संचालित करती है केंद्रीय योजना प्राधिकार या योजना आयोग। हालांकि अब 2016 के बाद उसके पर जगह ले लिया नीति आयोग, और थोड़ा हम फिर पीछे की ओर जा रहे हैं, निर्वात पूंजीवाद की ओर पुनः जा रहे हैं। तो इन तीनों में आप ध्यान दीजिए, पूंजीवाद में जहां निर्वात पूंजीवाद है, सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी, तो तय बात है कि प्रत्येक काम लाभ के आधार पर किया जाएगा। पूंजी हम लगाएंगे इसी के लिए कि लाभ मिले, हमको नैतिकता से वहां कोई मतलब नहीं है। देश के लिए अच्छा वस्तु प्रोडक्ट हो रहा है, खराब वस्तु प्रोडक्ट हो रहा है, इससे उसको कोई लेना देना नहीं है, यानी लाभ पर आधारित। लाभ की गणना हम कैसे करते हैं? बाजार में वस्तु की कीमत के आधार पर। जो कीमत है वो मेरी लागत से ऊपर आ रही है कि नहीं आ रही है। यदि प्रोड्यूसर ये समझता है कि कीमत लागत से ऊपर है तो प्रोडक्शन जारी रखेगा, यदि कीमत लागत से नीचे है तो प्रोडक्शन को बंद कर देगा। इस कारण हम इसको क्या कहते हैं? कीमत नियंत्रण प्रणाली, यानी प्राइस मैकेनिज्म मेथड। हम मूल रूप से ये कीमत द्वारा नियंत्रित होती है। दूसरा, समाजवाद में हम क्या करते हैं? इसमें निजी तंत्र नहीं होता है, सारा चीज सरकार के हैंड्स में होता है, समाज के हाथ में होता है। जो काम होता है किसी व्यक्तिगत लाभ के लिए में नहीं होता है, प्रेरणा में नहीं होता है, बल्कि सामाजिक लाभ की प्रेरणा से होता है। अतः इसका संपूर्ण प्रभुत्व केंद्रीय नियोजन प्राधिकार करता है, और इस तरह से इसमें यह देखा जाता है कि कंट्री का मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ऊपर किस तरह जाए। तीसरा जो है, मिक्स्ड इकोनॉमी में जाहिर है कि कुछ क्षेत्रों में कीमत प्रणाली काम करती है, लेकिन वो भी सरकार के नियंत्रण में ही। जब सरकार ये देखती है कि जरूरत से ज्यादा किसी वस्तु की कीमत ऊपर बढ़ रही है, तो या तो वो सब्सिडी देने लगती है या कीमत पर नियंत्रण करना शुरू कर देती है। तो और बहुत सारे क्षेत्र में तो सरकार का खुद का ही निवेश होता है, और सरकार जो खुद बनाती है उसको सब्सिडाइज तर्ज पर जनता के बीच में पहुंचाती है। सिर्फ इतना ही मुनाफा लेती है जिसमें वो उत्पादन चलता रहे। जैसे हम आराम से देख सकते हैं भारतीय रेल, बसों की तुलना में आप रेलों के फेयर्स को देखें, रेल के फेयर्स कम होते हैं। इसमें जो है सरकार मूल रूप से इसमें इस बात पर ध्यान नहीं देती है कि हाँ हमको इससे लाभ कितना हो रहा है, मूलतः इस बात पर ध्यान है कि इससे जनता का कल्याण कितना हो रहा है, क्योंकि लाभ का कल्याण से तुलना होता है। ऐसा होता है कि अगर बहुत ज्यादा फेयर बढ़ जाए तो जो जनता कम भाड़े में इधर उधर जाकर के लोग रोजगार कर रहे हैं, रोज 50 किलोमीटर इधर उधर जाकर के काम कर रहे हैं, वो काम करना बंद कर देंगे। वो ऐसी अवस्था में जितना रेलवे मुनाफा नहीं कमाएगी उससे ज्यादा देश को प्रति व्यक्ति के हिसाब से घाटा होते चला जाएगा, वो लोग काम छोड़ देंगे। तो ये दोनों का यहां पर सामंजन करना पड़ता है, थोड़ी स्वतंत्रता थोड़ी नियंत्रण। अब इसी का एक आधार क्या बनता है? बजट। इन तीनों में, बजट में यहां पर देखिए ध्यान दिया जाता है कि रुपया आता कहां है और रुपया जाता कहां है। अब इसमें आप देखिए, ये बजट अगर मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रणाली नहीं होती तो बजट का इतना महत्व नहीं होता। बजट को आम जनता गौर से सुनती है, गौर से समझने की कोशिश करती है। क्यों? क्योंकि इसमें हम अपना बजट बनाते हैं तो लाभ पर बनाते हैं, एक देश का बजट हानि पर बनता है। हानि पर इसलिए बनता है कि पहले यह तय किया जाता है कि देश में जरूरी काम क्या है, फिर यह देखा जाता है कि उसके लिए जरूरी जो है संसाधन क्या है,
यानी मेरे पास है या नहीं है। तब पता चलता है, चूंकि आवश्यकताएं अनंत हैं और साधन सीमित है, तो जब फाइनली तैयार किया जाता है बैलेंस शीट, तो पता चलता है कि जितना खर्च करना पड़ रहा है जरूरी काम के लिए, आय उसके तुलना में कम है। लेकिन अब यहां यही सवाल उठता है कि आप सोच के देखिए कि एक पिता के पास पैसे नहीं है, लेकिन अगर उसका बच्चा किसी बीमारी से मर रहा है तो वो कर्ज लेकर भी बीमारी का इलाज करवाएगा, क्योंकि वही बच्चा आगे चलकर काम करेगा, घर की स्थिति को मजबूत करेगा। तो तय बात है कि बजट में इस बात पर ध्यान देना पड़ता है कि हम अभी से ही कर्ज लेकर ही वैसे चीज जो अंडर डेवलप हैं और जिनके बिना देश का विकास रुका हुआ है, उसको हम विकसित करें और देश को आगे मार्ग पर ले जाए, ताकि यह घाटा भविष्य में पड़ता जाए। तो इसके लिए अगर कर्ज भी लेने की जरूरत है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इन सारी समस्याओं के निदान के लिए अर्थशास्त्र को 5 भागों में बांटा गया है। बहुत शॉर्ट में अब निकल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यह आपको ऑब्जेक्टिव में आएगा या लघु उत्तरीय में आएगा कि अर्थशास्त्र के कितने भाग हैं। तो सीधा कहिए उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण और राजस्व। उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण और राजस्व। उपभोग किसको कहते हैं? वस्तुओं के प्रत्यक्ष और अंतिम उपयोग को उपभोग कहते हैं। वस्तुओं के प्रत्यक्ष एवं अंतिम उपयोग को उपभोग कहते हैं। प्रत्यक्ष और अंतिम, डायरेक्ट और अंतिम, उसके बाद अब उपयोग नहीं होगा। जैसे सेव हाथ में लिए खा गए, अंतिम उपयोग। ये कपड़ा जो हम पहने हुए हैं, अंतिम उपयोग। तब आप सवाल उठा सकते हैं कि कार का सर, तो कार एक लंबी आयु वाला जो है सामान है। अब इसको इस तरह से समझिए, एक कार आपने 10 लाख में लिया, 1 साल चलाया, दूसरे साल आप बेचना चाहते हैं, तो क्या 10 लाख आपको मिल जाएगा? कम मिलेगा। जितना कम मिला उतना उपभोग कर गए, तो गिना जाएगा कि हाँ, मान लेते हैं 10 लाख 9 लाख में बिका, तो 1 लाख उपभोग हुआ आपका। उतना तो आप उसको तो समाप्त कर दिए, 1 लाख को। ठीक है। उत्पादन, तो उत्पादन आगतों के दम पर उपयोगिता का सृजन होने की प्रक्रिया को उत्पादन कहते हैं। आगतों के दम पर, आगत किसको कहते हैं? उत्पादन के साधनों को। उन उत्पादन के साधनों के दम पर किसी वस्तु में उपयोगिता का सृजन, या हम सिर्फ कहें उपयोगिता का सृजन, तो उपयोगिता का सृजन कहां होगा? वस्तु में। उपयोगिता क्या है? वस्तु का वह गुण जो मानवीय आवश्यकता की पूर्ति करने की क्षमता रखता हो, उसको हम उपयोगिता कहते हैं। जैसे ये पेन है, मानवीय आवश्यकता की पूर्ति, तो मेरी आवश्यकता है लिखने की, उस लिखने की आवश्यकता की पूर्ति करने की क्षमता ये कलम ही रखता है ना। तो जो ये गुण है कि मेरी आवश्यकता की पूर्ति करने की क्षमता रखता है, वही उपयोगिता है, और इसी का सृजन करना उत्पादन कहलाएगा। ठीक है। थर्ड, विनिमय, जिसको एक्सचेंज कहते हैं। उपभोग और उत्पादन दोनों तो हो गया, तो क्या वस्तुएं पहुंच जाएगी सारे लोगों के पास? तो इसके लिए लेन देन करना पड़ता है, और वो बाजार में होता है। और ये लेन देन वस्तुओं के विशिष्टीकरण द्वारा संभव है। विशिष्टीकरण का मतलब क्या? हर व्यक्ति, एक ही व्यक्ति हर वस्तु उत्पादन नहीं करता है। प्रत्येक व्यक्ति प्राचीन काल से ही धीरे धीरे विशिष्टीकरण में हम लोग फैलते गए, यानी हर अगला जनरेशन पिछले की तुलना में ज्यादा भाग में बढ़ता गया उत्पादन के क्षेत्र में। कहने का मतलब, किसी को पेन बनाने आता है, किसी को कंघी बनाने आता है, किसी को चप्पल बनाने आता है, किसी को जूता बनाने आता है। विभिन्न व्यक्ति विभिन्न तरह की वस्तु बनाते हैं, और सबको एक दूसरे की वस्तु की जरूरत होती है, तो आपस में लेन देन होते हैं। ये लेन देन या तो मुद्रा के साथ होता है या बिना मुद्रा का होता है। प्राचीन काल में बिना मुद्रा का होता था, आज तो मुद्रा ही अर्थव्यवस्था की धुरी बन चुकी है। इसके अलावा वितरण, जो उत्पादन हुआ, तो उत्पादन के बिकने से जो आय होती है, उसके उत्पादन के विभिन्न साधनों में वितरण किस प्रकार होता है, इसी पर तो मांग निर्भर करती है। उत्पादन के 5 साधन है: भूमि, पूंजी, श्रम, साहस, व्यवस्थापक। भूमि का मालिक, जो जमीन का मालिक है, उसको किराया मिलता है। पूंजी का मालिक को सूद मिलता है। श्रम को वेतन मिलता है। साहसी को लाभ या हानि हो मिलता है, और व्यवस्थापक को भी वेतन मिलता है। देश की जनता यही 5 में से न है कि छठा भी कोई चीज है। या तो हम भूमि के मालिक हैं, या लेबर हैं, नौकरी करते हैं, या तो हम पूंजी लगाते हैं, या तो हम बिजनेस करते हैं, हिम्मत करते हैं, साहसी हैं। तो जब देश की जनता यही 5 प्रकार के लोग हैं, तो इन्हीं 5 प्रकार के लोगों पर न यह संभव है कि वस्तुएं बिकेगी कि नहीं बिकेगी। तो इन 5 प्रकार के लोगों के पास आय होगी कि नहीं। तो इसके लिए जरूरी है ना कि जो उत्पादन होती है, उससे उत्पन्न आय का बंटवारा
ये उत्पादन के साधनों में सही ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और उसका अध्ययन यानी उस वितरण का अध्ययन, बंटवारा का अध्ययन को ही हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। यहां हमने दे दिया है उत्पादन से प्राप्त आय को उत्पादन के 5 साधनों भूमि, पूंजी, श्रम, साहस एवं व्यवस्थापक को पारिश्रमिक के रूप में बंटवारा होता है, और इसी बंटवारा पर मांग एवं पूर्ति दोनों निर्भर करती है। आम जनता वही 5 साधन में से होता है, और वही आम जनता में एक पूर्तिकर्ता होता है, एक मांगकर्ता होता है। पूर्तिकर्ता के पास भी होनी चाहिए साधन खरीदने के लिए पैसा, और मांगकर्ता के पास उपभोग करने के लिए पैसा। तो दोनों के पास अब पूर्ति ज्यादा हो गया, अब मांगकर्ता के पास पैसे नहीं तो वस्तु बिकेगा कैसे? अब मांगकर्ता के पास पैसा चला गया और जो पूर्तिकर्ता है उसके पास है ही नहीं साधन खरीदने का, तो उत्पादन कैसे करेगा? बैलेंस चाहिए, यानी सप्लाई और डिमांड दोनों बराबर चाहिए, इक्विलिब्रियम पॉइंट चाहिए। अब लास्ट पॉइंट है राजस्व। ये निर्वात पूंजीवाद में इसका महत्व नहीं था, इसी चीज को केन्स ने महत्व दिया, कहा कि सरकारी खर्च यानी सरकारी आय और व्यय। सरकारी आय और व्यय को बस एक एक उदाहरण से समझिए। टैक्स जो गवर्नमेंट हमसे लेती है वो सरकारी आय है, और सब्सिडी के रूप में जो हम पर खर्च करती है, और विभिन्न तरह की स्वास्थ्य, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो हमको सुविधाएं देती है वो सरकारी खर्च है। तो सरकारी आय और सरकारी व्यय को ही हम राजस्व कहते हैं, पब्लिक फाइनेंस के अंदर रखते हैं। और इसको हम शॉर्ट में आगे क्लास में आप पढ़ेंगे, या इसी क्लास में आगे आप पढ़ेंगे कि इसको हम शॉर्ट में जी फैक्टर कहते हैं। और ये जी फैक्टर आज हर जगह मंदी और स्फीति के निवारणार्थ बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। अब ये चैप्टर समाप्त हुआ, कुछ गृह कार्य है उसको देखिएगा, और इसमें ऑब्जेक्टिव हम बता दे रहे हैं। वहां भी पूरे नोट्स में मेरा जितना भी मेन पॉइंट है वो बड़ा और छोटा क्वेश्चन है, मैंने क्वेश्चन आंसर अलग से नहीं लिखा है। आप एक विश्लेषण को एक दीर्घोत्तरीय बना सकते हैं, उसमें छोटा छोटा पॉइंट है वो लघुत्तरीय बनेगा। और आप हमसे कोई भी कैसे प्रश्न लिखा जाएगा ये सवाल हमारे कमेंट बॉक्स में कीजिए, आगे की क्लास में हम कुछ प्रश्न भी लिख के दे देंगे आपको। ये है निम्न में से किस आधार स्तंभ पर आर्थिक समस्याओं का ढांचा खड़ा है? किस पर खड़ा है? असीमित आवश्यकताएं, सीमित साधन। तो आपने देखा ना कि आर्थिक समस्या में असीमित आवश्यकता, सीमित साधन, साधनों का वैकल्पिक प्रयोग, देयर आर टू मेनी प्रॉब्लम्स। तो यहां पर तो 2 है, तो इसका मतलब दोनों है, ठीक है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत होती है, साधन सीमित होते हैं, दुर्लभता की समस्या चयन की समस्या को जन्म देती है। तीनों लग रहा है, अतः इनमें से सभी। थर्ड है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है? साधनों के आवंटन, साधनों का कुशलतम उपयोग, आर्थिक विकास। तीनों समस्याओं को हमने पढ़ा अभी। आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या है? चुनाव की समस्या, उपभोक्ता चयन की समस्या, कर्म चयन की, फर्म चयन की समस्या, इनमें से कोई नहीं। चुनाव की समस्या, ये सब में मत पढ़िएगा, सिर्फ चयन की समस्या या चुनाव की समस्या। कुछ भी अगल बगल लिख के दे दे वो आपको भरमाने के लिए दिया जा रहा है। सिर्फ चयन की समस्या या चुनाव की समस्या। अर्थशास्त्र चयन का विज्ञान है, रॉबिन्स ने साफ शब्दों में कह दिया था। इसको एकदम माइंड में रख लीजिएगा कि अर्थशास्त्र चयन का विज्ञान है। किस, ये जो है अगला, किसे आर्थिक क्रियाओं का आदि और अंत कहते हैं? हाँ, ये चीज मैंने बोलना छोड़ दिया था। उपभोग आर्थिक क्रियाओं का आदि और अंत है। उपभोग के लिए ही हम परिश्रम शुरू करते हैं और उपभोग पर ही वो क्रिया समाप्त हो जाती है। तो उपभोग आर्थिक क्रियाओं का आदि और अंत है। ऐसे आर्थिक क्रिया में कौन कौन है? उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण और राजस्व। आदि कहां से? उपभोग से, और फिर लास्ट में उपभोग पर हम समाप्त करते हैं। सरकारी आय व्यय का अध्ययन क्या कहलाता है? राजस्व। अंग्रेजी नाम इसका फेमस है पब्लिक फाइनेंस, माइंड में रखिएगा। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है, क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन हो, उत्पादित वस्तु का वितरण कैसे हो। सबके सब है भाई, तो सभी, ठीक है। लघु उत्तरीय में है आपका, कुछ क्वेश्चन हमने दिया है 5, सब मिल जाएगा इसमें। आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है? आर्थिक समस्या मूलतः चयन की समस्या है, समझाएं। यहाँ रॉबिन से डिटेल ले लीजिएगा, चयन की समस्या है, और उसमें आपको क्यों चयन करना पड़ता है वो 3 काउज आपको देना पड़ेगा। एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या है, किसी को समझाइए। 3 समस्या हमने बताई थी, और अगर उतना में गड़बड़ाते हैं तो आप लिखिए क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, और किनके लिए उत्पादन किया जाए, उसको भी समझा दीजिए आप 2-2 लाइन में। और अर्थशास्त्र कितने भागों में बांटा गया है? अभी बताया 5 भाग में, उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण, और 5 के एक 2-2 लाइन में डिफाइन कर दीजिए। पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रितवादी प्रणाली में केंद्रीय समस्या से कैसे निपटा जाता है? बीच में मिट गया है, छूट गया है।
सीधा, एक में कीमत तंत्र से, दूसरा में नियोजन तंत्र से, और मिश्रितवादी प्रणाली में कीमत और नियोजन तंत्र दोनों के सहअस्तित्व से अंतिम में मिलेगा। वो आपको जहां हमने लिखा कि व्यवस्था कितने तरह की होती है उसमें समझाया है। दीर्घ उत्तरीय में आर्थिक समस्या से क्या तात्पर्य है, आर्थिक समस्या क्यों और कैसे उत्पन्न होती है। आप पहले आर्थिक समस्या को समझाइए, फिर क्यों और कैसे उत्पन्न होती है उसको लिखिए, जिसमें कारण आपको 5 है था। आवश्यकताएं अनंत है, साधन सीमित है, साधनों का वैकल्पिक प्रयोग होते हैं, और सारे जो है आवश्यकताएं समान महत्व की नहीं होती है, और साधन और आवश्यकताओं में तालमेल होता है। ध्यान देंगे, उस पॉइंट को डिफाइन कीजिए। एक अर्थव्यवस्था की मुख्य केंद्रीय समस्या क्या है, विस्तार से बताएं। जो 3 समस्याएं हैं और तीनों के अंदर जो फिर विभिन्न पॉइंट है उसको आप लिखें। ऊपर जो ऑब्जेक्टिव है उसका नीचे हम आंसर भी दे दिए हैं, ध्यान रखिएगा। और हमको नहीं लगता है कि इतना से ज्यादा इस चैप्टर से क्वेश्चन उठेगा। इतना अगर क्वेश्चन को आप माइंड में रखते हैं तो इस चैप्टर से उठने वाले किसी भी प्रश्न का जवाब देने में आप सक्षम हो सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे उत्पादन संभावना वक्र, जो मूलतः रेखा पर आधारित पढ़ाई होगी। धन्यवाद।